हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के चैप्टर का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को किस तरीके से डिस्कस किया चैम्बरलिन ने, वो सारा का सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो चैप्टर है इसके बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग रन चेंजेस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? न्यू फर्म, सिंपल वर्ड्स में न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री। जब भी लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चेंजेस तभी आएंगे जब नई फर्म्स मार्केट में या इंडस्ट्री में एंटर होंगी। फर्म्स बिगिन प्राइस कंपटीशन, वो आपस में प्राइस कंपटीशन के लिए जाएंगी। और तीसरा, फर्म्स मेक विग्रस एडवर्टाइजमेंट विद अ व्यू टू एनहांसिंग देयर मार्केट शेयर। तो जब वो विग्रसली एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए या रिटेन हो जाए, और टू रिटेन देयर मार्केट शेयर स्पेशली व्हेन देयर इज़ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री और द प्रोडक्ट ग्रुप। तो उनको ये पता है कि इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जबकि फ्रीडम ऑफ एंट्री है, कोई भी कंपनी मार्केट में आ सकती है और अपना सामान बेच सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सारी की सारी सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, दीज चेंजेस अफेक्ट द मार्केट शेयर ऑफ राइवल फर्म्स which leads to intensive competition। तो ये सारी चीज़ें, नया जो एंट्रेंट आता है या मशहूरियाँ करते हैं या कुछ करते हैं, इन सब से मार्केट में जो क्या कहते हैं मार्केट शेयर है जो कंपनियों का, वो ऊपर नीचे होता रहता है। चैम्बरलिन हैज़ यूज्ड 3 मॉडल्स टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस ऑन फर्म्स इक्विलिब्रियम। चैम्बरलिन ने 3 मॉडल डिस्कस किए थे, वो तीनों के तीनों मैंने अभी नीचे एक्सप्लेन करने आपके साथ, जिससे कि ये तीनों के चेंज होने से जो ऊपर वाली 3 कंडीशंस है इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज 3 मॉडल्स प्रेजेंट इन फैक्ट 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनालिसिस। इसमें तकरीबन 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन द फर्स्ट मॉडल ही एनालाइजेज फर्म्स इक्विलिब्रियम विद फ्री एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, ऑल अदर थिंग्स आर गिवन। तो नई फर्म्स के एंटर होने से इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले मॉडल में ये होगा। हिज सेकेंड मॉडल एनालाइजेस द इफेक्ट ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन बिटवीन द फर्म्स ऑन देयर इक्विलिब्रियम विद नो एंट्री और एग्जिट। ठीक है, तो कोई एंट्री और एग्जिट की जो है वो नहीं होगा। और उस सेकंड मॉडल में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट जब है तो नो एंट्री और एग्जिट की बात जब चल रही है कि कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में प्राइस कंपटीशन क्या करेगा। थर्ड आ जाता है, हिज थर्ड मॉडल प्रेजेंट्स अ कंबाइंड एनालिसिस ऑफ फ्री एंट्री भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और दूसरा प्राइस कंपटीशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो नो एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए था यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिख लेता हूँ। रिस्ट्रिक्शन आप लिख लेना इसको अपने नोट्स में साथ के साथ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है दीज मॉडल्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो सबसे पहला मॉडल जो हमारे को है वो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद फ्री एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। कि लॉन्ग रन में अगर हमने फ्री एंट्री कर दी फर्म्स की तो क्या होगा। ठीक है, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स with free entry of new firms, other things remain same, can be explained with the help of diagram। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, हम सिर्फ इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि नई फर्म्स की एंट्री से क्या होगा। ठीक है, LAC एंड LMC आर द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स फेस्ड बाय द फर्म। नीचे आउटपुट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट या रेवेन्यू एंड कॉस्ट, कुछ भी कर सकते हो। द इनिशियल एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स प्रायर टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स आर गिवन बाय AR2 D/D2 एंड MR2 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मान लो ये जो है AR2/D2 और MR2, ये AR और MR कर्व्स हैं कंपनी के आने से पहले। मार्केट में अभी कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, प्रायर टू एंट्री। तो अगर हम देखें जब एंट्री नहीं हुई है, तो अगर हम MC कर्व को देखें, MC MR को यहाँ पे काट रहा है और इतनी क्वांटिटी बन रही है और इतने प्राइस पे बिक रही है। और अगर देखें तो इनकी जो कॉस्ट है वो ये है और जो प्राइस है वो ये है, तो EB अमाउंट का जो प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे ये प्रॉफिट को देखा फर्म्स में, जो नई फर्म्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस टाइप का मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। गिवन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स द फर्म्स विल बी इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एट OP2 प्राइस। तो प्राइस कितना है OP2 एंड क्वांटिटी कितनी है OQ2, जैसा कि मैंने आपको बताया MC MR को नीचे से काट रही है। ठीक है, तो उसके बाद द फर्म्स आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स टू एक्सटेंट ऑफ EB पर यूनिट। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे EB अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो हो रहा है EB। ठीक है, तो EB पर यूनिट ऑफ आउटपुट। द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्ट्रैक्ट्स, इससे क्या होगा, नवी फर्म्स खींची चली आएंगी। न्यू फर्म्स
टू द प्रोडक्ट ग्रुप, तो नई फर्म्स प्रोडक्ट ग्रुप की तरफ खींची चली जाएंगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स द सेल ऑफ ईच फर्म इन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर गिर जाएगा एग्जिस्टिंग कंपनियों का शेयर तो उनका प्रॉफिट भी गिर जाएगा। कंसिक्वेंटली द डिमांड कर्व दैट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द ओल्ड फर्म्स शिफ्ट डाउनवर्ड, तो उनकी जो डिमांड कर्व है ये वाली वो शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगी, ये वाली कर्व देखो, ये शिफ्ट होके ये वाली कर्व आ गई, ठीक है। तो अब कौन सी होगी नई, AR1 D1, समझ की बात, और उसकी ये वाली की जो MR कर्व है वो ये वाली होगी, समझ की बात। दोनों को मैंने पैरेलल नीचे शिफ्ट किया है। तो कब तक शिफ्ट होंगी, ये तब तक शिफ्ट होंगी जब तक ये वाली कर्व नीचे आते 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 एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट नहीं हो जाती, क्योंकि टेंजेंट पे क्या होगा, LAC अगर AR के टेंजेंट हो जाएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होगी, और नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे शिफ्ट हुआ तो लॉस हो जाएगा, समझ की बात। तो टेंजेंट तक ही आएगी, टेंजेंट से नीचे नहीं जाएगी। टेंजेंट से नीचे गई तो लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो कई कंपनियां मार्केट से एग्जिट कर जाएंगी, और एग्जिट के केस में इनका मार्केट शेयर फिर से बढ़ जाएगा। Therefore, firms adjust their price and output to the new AR and MR conditions, cost conditions remaining the same. Cost तो उतनी पड़ रही है। This process continues till the demand curve is tangent, वही वाली बात, to LAC as shown by the demand curve AR1/D1 एंड ऑल द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रही हैं फर्म्स। कैसे, अगर ये देखेंगे MC तो सेम ही रही, अब ये जो नई जो ये AR कर्व है, AR के हिसाब से ये उसकी MR कर्व है, तो MR और MC कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे, तो उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस ही हो गया, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा अगर नई फर्म्स आती रही तो। इससे नीचे जाने के चांसेस कम है क्योंकि फिर लॉसेस शुरू हो जाएंगे। द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज शोन एट पॉइंट ए पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, वेयर प्राइस इज OP1 एंड क्वांटिटी इज OQ1। एट दिस प्राइस एंड आउटपुट ऑल फर्म्स मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। देयरफॉर देयर इज नो इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री, तो जब नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहे हैं तो नई फर्म्स तो आएंगी नहीं। द इक्विलिब्रियम विल दस बी स्टेबल एट पॉइंट ए, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपनियां आएंगी तो मार्केट शेयर गिर जाएगा, तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग कंपनियां चली जाएंगी। एग्जिस्टिंग कंपनियां जाएंगी तो फिर ये फिर से मार्केट शेयर बढ़ जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, समझ की बात। तो ए को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट मॉडल आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी का एक्सटेंशन या एक स्टेप ऊपर चलते हैं, सेकंड मॉडल, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं मगर प्राइस को कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस कंपटीशन की बात नहीं चल रही थी, यहाँ पे सिर्फ हम कह रहे थे कि अगर नई फर्म्स आएंगी तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्राइस कंपटीशन भी है। इन दिस मॉडल ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन, चैम्बरलिन एज्यूम्स दैट number one, that the number of existing firms in the product group is optimal, मतलब जितनी size of firms होंगी n numbers होंगी वो optimal होगा। that is the number of firms is compatible with long run equilibrium of the industry। number of firms उतनी होंगी जिनमें compatibility होगी कि long run में उतनी firms ही survive करेंगी, समझ के बाद। दूसरा आ जाता है देयर इज़ नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स। हम इसमें फर्म की एंट्री और एग्जिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी कंपनी एंटर या एग्जिट नहीं कर रही, ठीक है। एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट पिछला था, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। गिवन दीज अजम्पशंस, चैम्बरलिन एनालाइजेज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में इसी मॉडल के अंदर 2 स्टेजेस के अंदर डिस्कस किया कि किस तरीके से प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन किया जाएगा। In the first stage, he traces the expected demand curve resulting from the change in price, assuming that rival firms do not react to price changes. तो फर्स्ट मॉडल में वो ये इस तरीके से डिमांड कर्व निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर एक कंपनी प्राइस चेंज करती है तो राइवल फर्म्स जो हैं उसका प्राइस उनको असर नहीं होगा, एक के प्राइस के चेंज करने से राइवल फर्म्स रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज ही ट्रेसेस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्राइस कंपटीशन। तो सेकेंड स्टेज में जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ फर्म्स हैं उनके होने पे प्राइस कंपटीशन होगा तो लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वही वाला कि भाई एक कंपनी प्राइस चेंज करती है तो दूसरा अगर उसको नहीं देखेगी तो क्या होगा, दूसरा रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। द डेरिवेशन ऑफ द परसीव डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। Let us assume that the demand curve for the product of all firms is identical and is given by D1, ये जो है डिमांड कर्व D1 and that all the firms are in equilibrium at point E। और ये हम मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी फर्म्स E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में with price OP
ये प्राइस है और क्वांटिटी है ओके ठीक है। तो बेसिकली ये नॉर्मल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं हम। नाउ सपोज that one of the firms contemplates a price reduction and assumes that the rival firms will not react to its price reduction। मान लेते हैं कि उनमें में से एक फर्म ये सोचती है, परसीव करती है कि भाई अगर वो प्राइस गिराएगी तो बाकी राइवल फर्म्स उसको कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में उसकी जो परसीव डिमांड कर्व है वो इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग इट्स प्राइस the firm can expect to expand its sales and sales on account of the two factors। तो वो प्राइस नीचे गिराएगी और वो प्राइस गिरा के ये सोचेगी कि प्राइस के गिराने से दो वजह हैं जिस वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। कौन कौन सी वजह? ए, फर्स्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज़ इलास्टिक, कि उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब उसके प्राइस के गिरने से उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, इलास्टिसिटी है उसमें, ठीक है। बी, सेकेंडली the consumers of other products will switch over to the products of this firm if other firms do not simultaneously reduce their prices। और दूसरा वो ये सोचती है कि अगर बाकी कंपनियों ने प्राइस नहीं रिड्यूस किए तो जो बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर्स, वो भी मेरी तरफ आ जाएंगे और वो मेरा ही प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो दोनों तरफ से उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको चैम्बरलिन ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा है कि जो दूसरों के कस्टमर है उनको भी अपनी तरफ खींचना, ठीक है। दस द फर्म कैन एक्सपेक्ट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इट्स टोटल सेल्स। तो वो कहता है कि भाई प्राइस मैंने गिराया EM तक, ये जो MN है ये तो मेरी खुद की इलास्टिसिटी की वजह से डिमांड बढ़ी है, और ये जो NB है ये इसलिए बढ़ी है कि बाकियों के कस्टमर्स जो हैं वो मैंने खींच लिए। तो ये जो NB है और MN है ये टोटल मिला के इतनी MB डिमांड बढ़ी, ये ऐसा परसीव डिमांड कर्व का मानना है, ठीक है। ऐसा उस कंपनी का मानना है जो ये सोचती है कि मेरे प्राइस के गिराने से बाकी फर्म्स रिएक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल इफ़ द फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस टू EM, वही वाली बात मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। अगर उस कंपनी ने प्राइस गिराया EM तक, ठीक है, इट एक्सपेक्ट्स द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट टू इंक्रीज बाय MB। वो ये सोचती है कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी MB तक, ठीक है, ज़्यादा इलास्टिसिटी है। Of this, NB is due to elasticity of its original demand D1 and NB is due to the fact that the firm hopes to capture a part of the market of other firms। तो वो ये कहता है कि इसका जो ये वाला पार्ट है NB, ये तो भाई मेरी खुद की डिमांड की इलास्टिसिटी है, इस वजह से डिमांड बढ़ गई, और NB मैंने जो दूसरों के कस्टमर्स हैं वो भी खींच लिए, ठीक है। तो सिमिलरली इफ़ द फर्म रेजेज इट्स प्राइस, दूसरे तरीके से अगर यही कंपनी अपना प्राइस रेज करती है एंड द राइवल फर्म्स डू नॉट रेज देयर प्राइस, इट लूजेज इट्स मार्केट पार्टली बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड कर्व इज इलास्टिक एंड पार्टली बिकॉज इट्स कस्टमर स्विच ओवर टू अदर प्रोडक्ट्स विच बिकम ऑटोमेटिकली चीपर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर ये प्राइस गिराता है तो ये सिचुएशन होगी, अगर प्राइस बढ़ाता है तो कुछ जो इसके कस्टमर जाएंगे वो इसलिए जाएंगे क्योंकि इसके डिमांड की जो डिमांड कर्व है वो भी इलास्टिक है, और दूसरे जो जाएंगे वो इसलिए जाएंगे क्योंकि इसके कस्टमर दूसरों की तरफ चले जाएंगे क्योंकि दूसरे चीपर है और ये जो है प्रोडक्ट ये महंगा बेचता है, ठीक है। तो सेम स्ट्रेटजी प्राइस राइज पे भी होगी। दस द फर्म एक्सपेक्ट्स अ डिफरेंट एंड मोर इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट एज शोन बाय DD2। तो हर एक कंपनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर यही सोचती है कि उसकी जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक है, जिसको परसीव डिमांड कर्व कहते हैं, कि अगर वो प्राइस गिराएगी तो बाकी कंपनियां उसको नोटिस नहीं करेंगी क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज हैं तो उसका सामान ज़्यादा बिकेगा। दिस इज़ कॉल्ड द परसीव डिमांड कर्व, इसको परसीव डिमांड कर्व कहा गया है। बट इफ़ ऑल द फर्म्स चेंज देयर प्राइजेस साइमल्टेनियसली, दिस एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल फर्म इज़ लॉस्ट एंड ऑल द फर्म्स रिटर्न टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व D1। अगर सारे के सारे अपनी जो है यही काम करने लगे, प्राइस को रिड्यूस कर दिया, तो जो एडवांटेज थी वो ख़त्म हो जाएगी, और इस एडवांटेज के ख़त्म होते ही सबकी जो डिमांड कर्व है वो D1 ही जो कैपिटल D है, कैपिटल D1 यही रह जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब हम दूसरे तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद प्राइस कॉम्पिटिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो ऊपर हमने डिस्कस किया परसीव डिमांड कर्व कि भाई वो सोचता है कि भाई मैं प्राइस गिराऊंगा, बाकियों को पता नहीं लगेगा और मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब उसमें इक्विलिब्रियम कैसे सेट करना है, वही एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट। मैं यहाँ कॉस्ट नहीं लिखा, मैं यहाँ ऑब्लिक करके कॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है। तो द कर्व्स D' ये वाली,
ठीक है, ये जो कैपिटल डी डी डैश है ये वाली, एंड स्मॉल डी डी वन ये वाली, स्मॉल डी डी वन, ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं शुरुआत में कौन से पॉइंट पे, मैं इसको रब करता हूँ, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। द फर्म्स नॉर्मल एंड परसीव डिमांड कर्व्स रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों की दोनों फर्म की जो है परसीव डिमांड कर्व ये वाली है जो मोर इलास्टिक है, ये प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, ठीक है। ये दोनों की दोनों कर्व्स हैं। एंड LAC इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द ग्रुप, ये जो LAC है ये वाली ब्लैक, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है फर्म की, जो कि पूरे ग्रुप की चलेगी ऐसे ही, ठीक है। लेट द इनिशियल शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द firms of the group be at point P where the price is OP2 and the output is OQ1। जहाँ पे शुरुआत में एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि ये परसीव डिमांड कर्व और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व मान लो दोनों यहाँ कट कर रही हैं, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है P, और इसके हिसाब से ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अभी मैंने MC नहीं बनाई, MC नीचे से कटवाता तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इस प्राइस पे या इस क्वांटिटी पे अगर आप देखो तो ये जो PM क्वांटिटी है, ये PM क्वांटिटी इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एट दिस प्राइस एंड आउटपुट द फर्म मेक्स टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरिया CMPP2। ये जो ये एरिया ना CMPP2, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ये कंपनी मतलब प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि कॉस्टिंग कम है और प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। लेट अस इंट्रोड्यूस प्राइस कंपटीशन। अब प्राइस कंपटीशन लेके आते हैं एंड एनालाइज इट्स इफेक्ट्स या इट्स इफेक्ट ऑन फर्म्स इक्विलिब्रियम। अब प्राइस कंपटीशन अगर फर्म्स करती हैं तो क्या होगा। कंपटीशन बिगिंस विद द फर्म्स the firms believe that D dash या D1 जैसा भी आप इसको कहो is market or group demand curve and small d1 is the demand curve for देयर ओन प्रोडक्ट। वो ये मान के चलते हैं कि ये जो डी डैश है ये ग्रुप का जो डिमांड कर्व है या मार्केट डिमांड कर्व है, और ये जो स्मॉल D1 है जो कि परसीव डिमांड कर्व है वो उनकी खुद की डिमांड कर्व है। नोट दैट स्मॉल D1 इज़ मोर इलास्टिक दैन कैपिटल D1। जो मार्केट डिमांड है वो लेस इलास्टिक है और जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो अपनी मान के चल रहे हैं वो मोर इलास्टिक है। देयरफॉर ईच फर्म थिंक्स that it can increase its profit by cutting down its price and increasing the demand for its product। तो हर एक कंपनी ये सोचेगी कि भाई कंपटीशन करते हैं, कोई चक्कर नहीं है, मेरी डिमांड कब ये है, मार्केट की डिमांड कब ये है, अगर मैं प्राइस गिराऊंगा तो मेरी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, वो ये मान के चलेंगे। In an attempt to increase profits, each firm reduces its price expecting to move along the demand curve D1। हर एक कंपनी प्राइस गिराएगी इस एक्सपेक्टेशन से कि भाई ये जो D1 है इसके हिसाब से प्राइस गिराती रहेगी। हर एक कंपनी प्राइस गिराएगी क्योंकि कंपनियों ने कम्पीट करना है, प्राइस कंपटीशन है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ मूविंग अलोंग D1 द फर्म मूव अलोंग द मार्केट डिमांड कर्व D1। अब ये जो स्मॉल D1 है इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हुआ क्या, उन्होंने कंपटीशन करना चाहा मगर उनका जो प्राइस मूव हो गया वो इसके हिसाब से हो गया। लॉन्ग रन में जो प्राइस मूव होगा वो इसके हिसाब से होगा जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, बिकॉज ऑल द फर्म्स रिड्यूस देयर प्राइजेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि सब ने अपने प्राइस कम कर लिए। जब सबके सब प्राइस कम कर लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट था उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलेन द फर्म्स डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर ये मान के चल सकते हो कि फर्म्स ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा नहीं, उनका नाइव बिहेवियर था। एंड ईच फर्म स्टिक्स to its own belief that price reduction will make the demand curve for its product more elastic than the market demand curve as shown by the demand curve D1। हर एक कंपनी ये सोचती थी भाई मेरी डिमांड कर्व तो ये है, अगर मैं प्राइस गिराऊंगा तो मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपस में जो है उन्होंने कोई सट्टी बट्टी नहीं की, आपस में कोई सेटिंग नहीं की, हर एक कंपनी अपना अपना कंपटीशन चलाती रही कि प्राइस रिड्यूस करो और भाग जाओ, मतलब प्राइस रिड्यूस करो और अपने प्रॉफिट्स को अच्छे से मतलब अर्न करो। Therefore, the firms go on reducing their prices independently and their assumed demand curve D1, small d1 slides downward along the demand curve D1 जो कि मार्केट डिमांड है। तो सबने प्राइस गिराने शुरू कर दिए, एक ने नहीं सबने, इसलिए ये वाली जो डिमांड कर्व है ये खिसक के यहाँ पे आ गई D2 पे।
ठीक है, ये तब तक खिसकती गई जब तक ये LAC ये जो कर्व है इस पे टेंजेंट नहीं आ जाती। अब टेंजेंट पे क्या हुआ, अगर टेंजेंट से नीचे जाती तो लॉस हो जाता, क्योंकि डिमांड कर्व इज ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो इससे नीचे नहीं गई, ये टेंजेंट तक खिसक गई। ठीक है, टेंजेंट से नीचे नहीं गई और ये E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है अगर इससे नीचे जाती है तो लॉस है, इससे ऊपर रहती है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नई फर्म्स अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा प्राइस कॉम्पिटिशन के सिचुएशन में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डाउनवर्ड शिफ्ट इन DD1, जो स्मॉल DD1 मेक्स इट टेंजेंट टू LAC कर्व एट पॉइंट E एज शोन बाय DD2 इन द अबव फिगर, जो कि मैंने बताया। हेयर द प्राइस इज OP1। अब जो प्राइस डिटर्मिन हुआ है इस पॉइंट पे, तो जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। प्राइस जो डिटर्मिन हुआ है वो OP1 है और जो क्वांटिटी है वो OQ1 है। ठीक है, तो अ फर्दर रिडक्शन इन प्राइस विल मेक फर्म्स इनकर लॉसेज। अगर इससे नीचे डिमांड कर्व खिसक गई तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर रिडक्शन इन प्राइस बिलो OP1 इज नॉट डिजायरेबल, दस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स टेक्स प्लेस एट E। तो लॉन्ग रन में सिर्फ E पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम होगा, वेयर ईच फर्म प्रोड्यूसेस OQ2 एंड फिक्सेस इट्स प्राइस एट OP1। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम जब भी प्राइस कॉम्पिटिशन होता है वो तब होता है जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। ठीक है, तो जब भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे या छोटे लेवल पे पढ़ते हो कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह नहीं बताते, तो यहाँ से प्रॉपर वजह उसकी उठ के आती है। समझ गए बात? तो ये था सेकंड मॉडल। अब हम चलेंगे थर्ड मॉडल की तरफ। तो मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिखा था मॉडल 2, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था मॉडल 3। तो मैंने मॉडल 3 की जगह फिर से मैं मॉडल 2 लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल 3। ठीक है, यहाँ मैं टाइप फेस भी चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ मॉडल 3। नहीं, ये वाली नहीं है, पेंसिल मुझे ये वाली लेनी है, मॉडल 3। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से कर देता हूँ मॉडल 3। ठीक है, अब इसको साइड करके इसको जाने देता हूँ। तो अब मॉडल 3 डिस्कस करेंगे, ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर देगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद फ्री एंट्री भी है और प्राइस कंपटीशन भी है, दोनों के दोनों मिक्स कर देते हैं। तो इसमें डायग्राम भी तकरीबन वैसे ही आ जाएगा। वी हैव एक्सप्लेन्ड अबव सेपरेटली द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विद फ्री एंट्री एंड विद प्राइस कंपटीशन। फ्री एंट्री अलग से और प्राइस कंपटीशन अलग से डिस्कस किया है। इन दिस सेक्शन वी ब्रिंग टुगेदर द टू इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड एक्सप्लेन चैम्बरलिन्स थर्ड एंड द फाइनल मॉडल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें हम दोनों को मिक्स करके एक इक्विलिब्रियम कैसे फाइनल डिटरमिन किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, the ultimate equilibrium under monopolistic competition can be achieved through a integrated analysis of effects of free entry and price adjustment। उनका ये माना था फ्री एंट्री और जो प्राइस कंपटीशन है या प्राइस एडजस्टमेंट है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तभी फाइनल इक्विलिब्रियम बन सकता है। द इंटीग्रेटेड एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे मैं LAC लिखना भूल गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं नंबर वाइज आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन करूँगा बताता रहूँगा। यहाँ क्वांटिटी आउटपुट, यहाँ पे प्राइस एंड कॉस्ट या रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो तकरीबन पिछले डायग्राम से मिलता जुलता ही है, बस इसमें ये वाली कर्व थोड़ी और नीचे खिसका दी, ये दिखाने के लिए कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम। द अबव फिगर, इन द अबव फिगर DD1, ये जो कैपिटल DD1 है ये प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के लिए इज रिप्रेजेंट्स DD1 इज रिप्रेजेंट, या सीधा लिख दो DD1 रिप्रेजेंट्स इनिशियल डिमांड कर्व एंड LAC रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये जो है DD1, ये वाली कर्व, ये इनिशियल प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है और ये जो LAC कर्व है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट फर्म्स are initially in equilibrium at point B where the output is OQ5 and price is BQ5। तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरुआत में ये जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है कैपिटल DD1 और ये जो स्मॉल D1 है, ये परसीव्ड और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व यहाँ आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। B पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया और इसके सामने क्वांटिटी कितनी आ गई, OQ5 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और ये जो प्राइस है यहाँ से मिलाया नहीं क्योंकि और भी प्राइस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने यही प्राइस ले लिया, प्राइस इज BQ5। ठीक है, here firms make abnormal profits per unit of sale to the extent of BF। अब अगर इतना माल बेच रहे हैं तो प्राइस इतना है। ठीक है, तो कॉस्ट से कितना ज़्यादा प्राइस है, कॉस्ट से ये जो BF क्वांटिटी है ये ज़्यादा बेच रहे हैं। जब ज़्यादा माल बेचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा माल बेचेंगे, इतना ज़्यादा माल बेचेंगे और वो भी प्रॉफिट कमाएंगे ये BF का, तो
क्या होगा, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, तो वही बात लिखनी है। सिंस एंट्री टू द ग्रुप इज फ्री, इस ग्रुप में एंट्री फ्री है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। न्यू फर्म्स आर अट्रैक्टेड टू द इंडस्ट्री बाय एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, जब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं नई फर्म्स आएंगी। व्हेन द न्यू फर्म्स एंटर द प्रोडक्ट ग्रुप with slightly differentiated products, the share of existing firms in the market is reduced। तो जब भी इस प्रॉफिट को देख के नई कंपनियां आएंगी तो एग्जिस्टिंग कंपनियों का जो शेयर है वो तो कम होना ही होना है, ठीक है। Hence their demand curve कैपिटल D1 शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो उनकी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाती है, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। वो डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। तो उसके बाद गिवन द LAC द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व विल कंटिन्यू अंटिल इट बिकम्स टेंजेंट टू LAC एट पॉइंट A। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये D3 तक नहीं पहुंच जाते। नई कंपनी आएंगी ये इधर शिफ्ट होगी, फिर नई कंपनी आएंगी ये इधर शिफ्ट होगी। तो ये जो D3 है ये LAC पे टेंजेंट होगी, ठीक है। टेंजेंट होगी किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो OP3 हो गया सेट, और जो क्वांटिटी है वो OQ1 होगी सेट, ठीक है। तो इसमें टिल दिस पॉइंट इज रीच्ड, दैट इज पॉइंट A, फर्म्स विल मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स विल कंटिन्यू टू एंटर द प्रोडक्ट ग्रुप। जब तक ये पॉइंट नहीं पहुंचता, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि टेंजेंट आ जाता है LAC पे, तो तब तक नई फर्म्स एंटर होती रहेंगी। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट पॉइंट A विद आउटपुट OQ1 एंड प्राइस OP3। तो ये जो है ये टेंजेंट हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले बताया। और जो प्राइस है ये वाली जो डिमांड कर्व है, ये इसके सामने प्राइस है OP3 और जो क्वांटिटी है वो बनाएगी OQ1, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने लिखी। दिस इज़ हाउएवर नॉट द केस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार होगा। लेट अस नाउ कंसिडर द कॉम्पिटिशन मैनूवरिंग ऑफ प्राइस एंड इट्स रोल इन डिटर्मिनिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब हम ये मान के चलेंगे कि कंपनियां आपस में ये सोचेंगी कि मैं प्राइस गिराऊंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इस टाइप की सिचुएशन, परसीव डिमांड कर्व वाली। व्हेन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स डिसअपीयर फर्म्स गेट लेवल्ड अप एट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गई तो सब कंपनियां नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गई। हेयर बिगिंस द प्राइस वॉर, अब प्राइस वॉर शुरू हुई। ईच फर्म थिंक्स दैट इट्स डिमांड कर्व इज स्मॉल D1 एंड नॉट D3। हर एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा रही है, मगर वो ये सोचेगी कि उसकी डिमांड कर्व ये नहीं है, उसकी जो डिमांड कर्व है वो ये है, ठीक है। तो हर एक कंपनी क्या करना चाहेगी, हर एक कंपनी अपनी इस डिमांड कर्व को ना सोच के इस डिमांड कर्व को मानने की कोशिश करेगी। तो वो ये सोचेगी कि अगर मैं प्राइस गिराती हूँ, तो अगर ये कंपनी प्राइस गिराती है तो क्या होगा, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि परसीव डिमांड का मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। ईच फर्म बिलीव्स दैट इट कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द प्राइस एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द सेल्स। हर एक कंपनी सोचेगी वो अपना प्राइस गिरा के सेल्स बढ़ा सकती है अपनी कंपनी की, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देयरफॉर in their attempt to increase their profits, they reduce prices of their product one after another because each firm has the same incentive to do so, to do the same या to do so। हर एक कंपनी यही सोचेगी कि मेरी जो डिमांड कर्व है वो ये वाली है, और मैं प्राइस गिराऊंगी तो दूसरे को पता नहीं लगेगा और मेरा सामान ज़्यादा बिकेगा। एज अ रिजल्ट फर्म्स मूव डाउन along D3। ये वाली जो कर्व है इसी से लॉन्ग टर्म में डाउनवर्ड शिफ्ट होनी शुरू हो गई। वेयर एज दे हैड एक्सपेक्टेड टू मूव along D1, वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं प्राइस गिराऊंगी बाकियों को पता नहीं लगेगा, मगर हर एक कंपनी ये सोच रही है, इसलिए जो इनकी डिमांड कर्व है वो लॉन्ग रन में मतलब इस तरफ जाने की बजाय ये वाली जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है इसकी लाइन में खिसक रही है। समझ गए बात। तो होता क्या है, इन दिस प्रोसेस दे इनकर लॉसेस। तो इस प्रोसेस में उनको लॉसेस होता है। वो क्या है, मान लो यहाँ पे खिसक के आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे ये डिमांड कर्व जब हर कोई प्राइस गिराना शुरू कर देगा तो ये तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो उस केस में उन कंपनियों को लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज, ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इससे तो नीचे आ गई ना LAC से, ठीक है। तो इफ़ द प्राइस इज़ रिड्यूस टू OP2, अगर मैं ये रब करके आपको बताता हूँ, अगर प्राइस रिड्यूस होते होते जहाँ पे ये परसीव डिमांड कर्व, ये जो प्रोपोर्शनल है और परसीव डिमांड कर्व है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और उन्होंने प्राइस डिटरमिन कर लिया OP2। अब OP2 पे जब आप देख रहे हो तो कॉस्ट से कितना नीचे है, MT। तो MT क्वांटिटी कॉस्ट से नीचे है, मतलब रेवेन्यू तो इतना कमा रहे हैं मगर कॉस्ट इतनी है, तो उनको MT अमाउंट ऑफ जो है MT अमाउंट पर यूनिट लॉस हो रहा है। तो MT को मल्टीप्लाई बाय इतनी क्वांटिटी से करेंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा। द टोटल लॉस इक्वल्स टू द ट्राइंगल CMTP2, ये वाला CMP
T2, ये वाला जो है ये टोटल लॉस हो गया. इट माइट सीम दैट द फर्म्स could eliminate their loss by reducing the price to OP1. तो हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि अगर वो प्राइस OP1 कर देंगे तो क्या पता लॉस कम कर दें अपना, ठीक है, मगर ऐसा होगा नहीं, ठीक है. बट व्हेन ऑल द फर्म्स रिड्यूस देयर प्राइस टू OP1, क्योंकि एक कंपनी की बात तो हो नहीं रही, जब सारी की सारी कंपनियां ये सोचती हैं तो परसीव डिमांड कर्व नीचे खिसक जाती है. समझ के बाद देयर सब्जेक्टिव डिमांड कर्व D2 स्मॉल D2 स्लाइड्स फर्दर डाउन टू स्मॉल D3, तो ये फिर से और नीचे खिसक जाएगी और नीचे खिसकेगी तो ये D पॉइंट पे आ गई तो लॉस और ज़्यादा बढ़ गया. समझ के बाद एज अ रिजल्ट द फर्म्स मेक एवर इंक्रीजिंग लॉसेस, तो वो और ज़्यादा कंपटीशन के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेस करेंगी. अ टेम्परेरी इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट पॉइंट D विद आउटपुट OQ3, तो इस पे D पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्योंकि आप प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और परसीव डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये एक टेम्परेरी सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा जिसमें प्राइस इतना हो जाएगा और क्वांटिटी OQ3 हो जाएगी, ठीक है. हेयर ऑल फर्म्स इनकर हैवी लॉसेस, सब कंपनियों को लॉस होगा. कंसिक्वेंटली द फर्म्स which are unable to sustain losses eventually leave the industry, तो जो लॉस नहीं झेल सकती वो भाग जाएंगी, ठीक है. जो भाग जाएंगी, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां होगी उनके शेयर बढ़ जाएंगे. द रिमेनिंग फर्म्स फाइंड देयर शेयर इन द मार्केट इंक्रीजिंग, तो जो रिमेनिंग है उनका शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा. देयरफॉर डिमांड कर्व D3 कैपिटल D3 मूव्स टू द राइट एंड द स्मॉल D3 शिफ्ट अपवर्ड. ये जो कैपिटल D3 थी ये राइट साइड को खिसक जाएगी, ठीक है, और ये जो स्मॉल D3 थी ये वाली कर्व, ठीक है, ये भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और ये D2 पे पहुंच जाएगी. तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं? E पॉइंट पे, जो फाइनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा इस सिचुएशन में. दिस कंटिन्यू टिल्स कैपिटल D3 शिफ्ट टू D2 and small D3 shifts upward to the position of small D2 and intersects D2 at point T, जो मैंने आपको बताया अभी वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा. Thus the long run equilibrium is attained at point T, which according to Chamberlain is stable equilibrium because all the firms earn normal profits and therefore there is no entry or exit of the firms. तो यहीं पे जाके फाइनल इक्विलिब्रियम होगा और इस पे इतनी क्वांटिटी बनेगी और इतना प्राइस चलेगा, ठीक है. तो ये था एक लंबा चौड़ा किस्सा जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर चैम्बरलिन ने डिस्कस किया है, ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.